अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अनसुज़्ज़मान और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर मदीहा नज़र, जो कि कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हॉली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी। मैडम जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं, वो कर रही हैं हनीफ़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, सैदपुर रोड, रावलपिंडी। मैडम मैं बेहद मशहूर हूँ आपके कीमती वक़्त का। आज आपने अपना कीमती वक़्त हमारे नाज़रीन के लिए निकाला है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं उस लम्हे की तरफ, रिवाइंड की तरफ। मैडम वापस उस लम्हे की तरफ जहाँ पर सेहत थी, खुशियाँ थी, ज़िंदगी शायद इतनी मसरूफ़ नहीं थी। तो मैडम आज बात करेंगे कुछ माज़ी की यादों की और आज की ज़िंदगी की। एक यादगार सफ़र जो हमें बचपन, स्कूल और अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की तरफ लेकर जाता है। मैडम उस तर्ज़ ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियाँ और आज की ज़िंदगी में मैम जो हमारी आज की ज़िंदगी है, ज़ाहिर है मैम इतनी मसरूफ़ियात हैं और ज़ाहिर है मैम आपका ताल्लुक शोबे तिब से सुबह से शाम तक, इवन रात तक आपने मरीज़ों को देखना है। अपनी तो मैम सोशल लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी डेफ़िनेटली। तो मैम मैं जानना चाहूँगा मैम इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आप अपने इस पूरे स्केड्यूल को किस तरह से मैनेज करती हैं? ज़ाहिर है मैम मरीज़ों को देखना और डिफ़रेंट तरीके के मरीज़ आपके पास आते हैं। माशाल्लाह से आप डिफ़रेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ओपीडी करती हैं एज़ अ इंचार्ज हैं मैम। तो मैम इस प्रोग्राम के अंदर हम वक़्तन-फ़वक़्तन आपसे जानते रहेंगे माज़ी के बारे में और आज के। मैम कोई ऐसी आपकी चाइल्डहुड मेमोरी बात शुरू करते हैं चाइल्डहुड मेमोरी से मैम। कोई ऐसी याद आपकी जो आज भी आपको याद हो, आपके ज़हन में हो? बहुत सारी यादें हैं चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड मेरा गुज़रा था ना एक ऐसे शहर में कि जो कि वो शूट था टेलीफ़ोन इंडस्ट्री का पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे टेलीफ़ोन बनते थे, तो हरीपुर हज़ारा में। हमारा भी चाइल्डहुड था स्कूल से आना, उसके बाद होमवर्क करना, फिर उसके बाद होमवर्क का तो मुझे याद ही नहीं है कि किस टाइम पे होमवर्क होता था, बस हो जाता था। फिर बाहर घर से निकलना, घर के बाहर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी या क्योंकि दोपहर का टाइम होता था, कभी हमारे घर में झूला, कभी झूले पे खेलना, कभी बाहर पत्ते इकट्ठे करना, कभी पौधों के साथ खेलना, कभी क्या कहते हैं उसे ये जो लुकाट खाना, कच्ची लुकाट खाना, फिर कभी आम खाना। तो ये चीज़ें अब मैं सोचती हूँ तो वो चीज़ें इतनी डिफ़रेंट लगती हैं कि वाक़ई में हम ये कच्ची चीज़ें खाते थे, ना हमें गला ख़राब होने का खौफ़ था, ना बीमार होने का खौफ़ था। फिर दोस्तों के घर जाना, पैदल पूरी कॉलोनी में पैदल फिरना, बहुत ही अच्छा वक़्त था। माशाल्लाह मैम और आपको याद है मैम ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़। ये बहुत सा है। मैम कोई स्कूल की ऐसी याद जब आपने स्कूल में लाइक मैम कुछ लंच बॉक्स में आप क्या लेकर जाती हैं? ठीक है। या अगर लंच बॉक्स के अलावा आपने स्कूल से आने के बाद या स्कूल जाते हुए कुछ ऐसी मील जो मैम आज भी आप मिस करती हों या कोई ऐसी चीज़ याद हो आपको, तो मैम स्कूल के हवाले से कुछ बताइए? स्कूल क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास था तो हमारा लंच गरम-गरम घर आता स्कूल आना होता था। तो मेरी माँ ने की अम्मी जो थी वो बनाती थी ऊँचा पराठा। इसमें ये कि वो पराठे के अंदर चीनी लगाती थी। तो बचपन में हम वो खाते थे। और हैरत वाली बात ये है कि कोई वेट गेन नहीं होता था क्योंकि स्कूल भी मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो पैदल जाते थे और पैदल ही घर आते थे। बैग इतना भारी बुक्स के साथ उठाना और चलना और स्कूल के अंदर रिसेस में भाग के कैंटीन जाना। कैंटीन से कोई चाट चने की ले लेना और ख़ास तौर पे हमारे वहाँ पे चने की चाट मिलती थी। कभी-कभी पकौड़े भी मिलते थे। फिर दौरान रिसेस जिसको कहते हैं उस दौरान कभी पकड़म-पकड़ाई खेलना, कभी स्टॉपू खेलना, तो हर वक़्त हमारा मतलब ये नहीं याद कि कभी मैं आराम से घर बैठी हूँ, ये वक़्त मुझे नहीं याद। स्कूल से आने के बाद बस हर वक़्त एक एक्टिविटी होती थी, ज़्यादातर आउटडोर। मैम मतलब आपकी बात से मैं ये समझा हूँ कि फिज़िकल एक्टिविटी बहुत। बहुत ज़्यादा। मैम आज के बच्चों में क्या ये चीज़ मिसिंग है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए अब ये बड़ा डिपेंड करता है कि उस ज़माने में सिक्योरिटी भी बड़ी होती है। बच्चे बड़े सेफ भी होते थे। मतलब मुझे ये याद है कि मैं कॉलोनी पे अकेले खेल लेती थी, फ्रेंड्स के घर चली जाती थी। हमारे चौकीदार भी होते थे कॉलोनी में जिसमें टीएलपी की कॉलोनी की मैं बात कर रही हूँ। तो चौकीदार फिर रहे होते थे और इतना सेफ था कि आप जहाँ भी जाएँ आप गेम्स खेलें, कुछ भी करें। लेकिन अब सेफ्टी में बड़े इश्यूज़ हैं। घरों के पास पार्क्स भी हों फिर भी बच्चे पार्क से बहुत कम जाते हैं। उसकी वजह यही है कि घरेलू एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं, मोबाइल्स और टैब्स और टीवी। हमारे ज़माने में ये चीज़ें इतनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैम। मैम कोई ऐसी स्कूल फ्रेंड जो आज भी आपकी फ्रेंड होंगे? बिल्कुल मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी और हमारी दोस्ती 8th क्लास में हुई थी और आज भी मैं उनसे बात करती हूँ और हम पुरानी बातें भी करते हैं और बिल्कुल चाहे मैं 6 महीने बाद कॉल करूँ, चाहे मैं साल बाद कॉल करूँ, हम उसी का कम्फ़र्ट के लेवल पे बात कर रहे होते हैं। ना कभी गिला किया तुमने फ़ोन नहीं किया। दोनों अंडरस्टैंडिंग है कि बिज़ी हैं, नहीं कर सके और जब ज़रूरत हो तो कॉल बिला झड़प कर लिया। तो ये जो है ना वो प्रेशियस फ्रेंड्स होते हैं। बहुत बड़ी बात है। हर बात शेयर करनी और किसी झिझक में नहीं आना।
बिल्कुल मैम, और उसकी बात ही अलग होती है। ख़ैर एक स्कूल फ्रेंड, स्कूल से लेकर आज तक का सफ़र, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगा जो-जो वक़्त गुज़रा, आपने स्कूल पास आउट करा, देन आप अपनी गए कॉलेज लाइफ़, यूनिवर्सिटी लाइफ़। मैम आपने जब एमबीबीएस कर रही थीं, सीबीएस कर रही थीं मैम, उस वक़्त के स्टूडेंट्स में, आज के स्टूडेंट्स में आप क्या फ़र्क देखती हैं मैम? देखिए हमारा जो था ना हमारी स्ट्रगल ये और थी। हमारी स्ट्रगल थी मसलन मैं मुझे ख़ास तौर पे अपनी स्ट्रगल का मैं ये कहूँगी कि मैं हॉस्टल में रह के पढ़ी। तो मेरे लिए डे स्कॉलर्स जो थे ना वो एक बड़े ही लकी लोग थे। मैं हमेशा उनको देखी रहती थी, या अल्लाह मेरा भी ज़िक्र होता, मैं भी पेरेंट्स के साथ रह रही होती। हर बार जब भी मैं हॉस्टल के घर से निकलती थी ना तो मैं रो के ही निकलती थी। बिकॉज़ आई मिस माय पेरेंट्स, आई मिस माय होम। तो वो मेरी एक एक ये स्ट्रगल। फिर उसके बाद जो दूसरी स्ट्रगल थी कि पढ़ाई हमारी मेडिकल की बहुत टफ होती है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में गई, तो मेरी बहन, क्योंकि मेरी 2 बहनें माशाल्लाह डॉक्टर हैं, तो उन्होंने अपनी बुक्स निकाल के मेरे आगे ना वो ढेर रखा। तो जब मैंने वो ढेर देखा और इतनी बड़ी-बड़ी किताबें लगी ना, तो मैं तो वही क्योंकि ये मैं कैसे करूँगी? और हर एग्ज़ाम में लेकिन ये कि जब आप कहते हैं ना आप गुस्से तो आप निकल ही जाते हैं। तो बस वो अल्लाह मियाँ कराता गया, लेकिन मेहनत हुई। हमारी पढ़ाई थी किताबों की, हमारी पढ़ाई थी टीचर्स के एक्सपीरियंस से गेन करने की। यूट्यूब नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था, वीडियोज़ नहीं थी, लेक्चर्स नहीं थे ऑनलाइन। हमारा लेक्चर वही होता था जो हम क्लास में अटेंड करते हैं। उतनी ही तवज्जो से सुनना, फिर लेक्चर्स को नोट करना, उन पे नोट्स लेना, फिर घर जाके उनको पढ़ना, एग्ज़ाम्स में भी उनको दोबारा देखना। वो बड़ा डिफरेंट स्ट्रगल थी। अब की स्ट्रगल जो है अब बच्चों की जो स्ट्रगल है वो एक डिफरेंट लेवल की है। जिसमें आपको मतलब ये कि आपने लेक्चर्स भी देने हैं, पढ़ाई भी करनी है और एग्ज़ाम्स का पैटर्न भी अब चेंज हो चुका है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगी कि जिन जो स्टूडेंट सक्सेसफुल है ना, वो वही हैं जो कि अपने टीचर्स के एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। उनसे उनके गुर सीखते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अपने सीनियर्स से उनके गुर सीखें। वो तभी आप सीखेंगे जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और उनसे सीखेंगे, उनको बोलते हुए सुनेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट। मैम आपने बहुत अच्छा मैसेज भेजा है हमारे नाज़रीन के लिए, और स्पेशली मैम मुझे ऐसा लगता है, जो आपने बात कही है, एक्सपीरियंस करने को बदल कुछ नहीं, एक्सपीरियंस मैटर्स। ठीक है मैम। मैम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जब आपने कदम रखा, फर्स्ट टाइम आपने ओपीडी करी होगी, माशाल्लाह, ज़ाहिर है मैम एमबीबीएस के बाद, एफसीबीएस के बाद इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, और फिर डेफ़िनेटली जब आता है बंदा, मैम जब की ओपीडी में मरीज़ों में और आज की ओपीडी में मरीज़ों में मैम आप क्या देखती हैं? हालाँकि मैम राइट नाउ यू आर वेरी सीनियर डॉक्टर माशाल्लाह, तो मैम क्या डिफरेंशिएट है मरीज़ों के अंदर? क्योंकि जब मैंने आउट जॉब की ना, जी हाँ। मैं बैठी ओपीडी में, मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी को बीपी की दवाई दे रही हूँ, तो मेरी बैकग्राउंड नॉलेज कोई जी थी। मुझे नहीं पता कि मैंने कौन-सी देनी है, कितनी डोज़ बढ़ानी है, कैसे करना है। फिर जब मैंने शुगर के पेशेंट्स आते हैं, तो मैं कहती थी, "यार डायबिटीज़ की कौन-सी मेडिकेशन देनी? घर में कोई अगर खराब की तबीयत ख़राब है, तो मैंने उसको क्या देना है?" वहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए हाउस जॉब बहुत नहीं है। मेरी नॉलेज अभी इतनी कच्ची है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं एक अच्छी डॉक्टर के तौर पे इलाज कर सकूँ। वहाँ पे मैंने फैसला किया था ट्रेनिंग का। कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे सीखना है और मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है एक ख़ास प्रोसेस के थ्रू गुज़र के। तो ये चीज़ जो है ना, जब आपके उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के दौरान जो मेरे टीचर्स थे, वहाँ पे जब मैंने उनसे सीखा, जब मैंने उनको देखा कि यार इनके इतने पेशेंट्स क्यों आते हैं? इनको इतनी क्यों मतलब इज़्ज़त देते हैं वो? क्यों इनके इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो वो ट्रस्ट गेन करने के लिए ना, सबसे ज़रूरी चीज़ एक तो आपका अल्लाह आप पे आत्म शिफ़ा दे, और दूसरा ये कि जैसे अल्लाह मियाँ ने कहा कि जिसको हिकमत दे दी उसको बहुत बड़ी नेमत देती। तो वो हिकमत हासिल करने का जो प्रोसेस है ना, वो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये मुझे करना है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब जो एफसीपीएस के बाद की जो मेरी ओपीडी थी उसमें और मेरी हाउस जॉब की ओपीडी में फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोसेस था, वो बैकग्राउंड नॉलेज थी। और फिर उसके बाद मज़ीद आगे चले तो वो क्योंकि मेडिसिन थी, मैंने मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे भी बहुत क किया, क्योंकि पहला एचसीपीएस मैंने मेडिसिन का था। तो उसमें ये था कि उसके बाद मुझे लगा कि मैं ओपीडी में बैठी तो मैं शुगर के मरीज़ों की अदीन देखी। मुझे लगा कि इनके लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई फ़ॉलो-अप सिस्टम नहीं है, कोई ट्रीटमेंट का सिस्टम नहीं है। और फिर उसके बाद डायबिटिक फुट को मैंने देखा कि ज़ख्मों का इलाज जो है उसका कोई सिस्टम नहीं है, कहीं पे भी जाएँ ख्वार हों। मैं चाहती थी कि ये सब चीज़ें एक रूफ़ के अंडर हों, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम हो। उसके सिलसिले में फिर मैंने अपने एमएस साहब से बात की, मैंने अपने ईसी साहब से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों की विज़न बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया इसमें।
और उनकी विजन थी कि आज हमने फिर डायबिटीज़ क्लिनिक एक छोटे कमरे से स्टार्ट किया। फिर उनकी सपोर्ट से हमने डायबिटीज़ क्लिनिक को डायबिटीज़ सेंटर में चेंज किया। फिर उनकी सपोर्ट से हमने डायबिटिक फुड सेंटर में चेंज किया। तो ये सारी सपोर्ट जो है मेरे प्रोफ़ेसर्स की, मेरे एमएस की, मेरे वीसी साहब की, मेरी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन, इसने मुझे जो है ना इस हद तक पहुँचाया कि मैं अपना वो ड्रीम जो है, मैं अपनी वो जो मैंने पढ़ा था, उसको मैं पूरी तरह से महज़ ही हेल्प के लिए इस्तेमाल। बहुत बड़ी बात है मैम, और ज़ाहिर है कि सुनने में ही बहुत आसान है, लेकिन इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग है, लर्निंग है। हाँ, और हर्डल्स भी आते थे दरमियान में। ईज़ी तो कोई रास्ता नहीं आता, लेकिन जब मंज़िल आपको नज़र आ रही हो ना तो और दूसरा सबसे बड़ी बात है अल्लाह की मदद और मेरी वालदा की तो है। शनाल इंटेंट मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी विल इंसान की बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह मैम, बड़ी इंस्पायरिंग है आपने बात बताई। मैं अपनी वालदा का बार-बार इसलिए ज़िक्र करती हूँ कि मेरे वालिद साहब का जो इंतकाल था ना वो फाइनल ईयर में हो गया। अब जब मैं वहाँ पे थी, तो मेरा 5 साल जो था वो वालिद साहब से काफ़ी दूर गुज़रा, सिर्फ़ छुट्टियों में मेरा जाना होता था। और इसलिए वालिद साहब की जो डेथ थी फाइनली में वो बहुत बड़ा लाइफ़ का चेंज था। उसके बाद बस मैं, भाई और वालदा थे। भाई थी भाई के साथ रहते हुए फिर मैंने अपनी हाउस जॉब की, मैंने अपनी ट्रेनिंग की। उनकी भी फुल सपोर्ट मुझे रही कि जो उन्होंने कहा था ना जो तुम करना चाहती है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसी सपोर्ट जो है बहुत कम लोगों को मिलती है। ये बस अल्लाह की देन वाले थे बिल्कुल। और मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम जो था मतलब मुझे आज भी याद है कि मैंने एफएससी में कहा कि मैं कोई मुझे अम्मी का कोई एहसान ही दे ले हो। मैंने अब्बू को कहा था अब्बू मेरा मेडिकल में नहीं हुआ तो मैं मैथ्स करूँगी। मेरे अब्बू ने मुझे गाड़ी में कहा कि तुम ऐसे सोचती हो। तुम्हें सोचना ही नहीं है कि तुमने डॉक्टर के अलावा कुछ और करना है। तुम करना चाहती हो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये छोटी-छोटी ये जो अल्फ़ाज़ हैं ये आज भी मुझे याद हैं क्योंकि ये वो लाइन्स हैं जो आपकी लाइफ़ को चेंज करती हैं। तो ये चीज़ें बार-बार आपके ज़हन में ना एको करती हैं कि हाँ, नहीं इस तरह कहा था। और मैम मोटिवेशन भी होती है, ज़ाहिर है एक पेरेंट्स की बात तो बहुत ज़्यादा इंसान के दिल के करीब होती है। चलो मैम, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया हमारे आज के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मैम जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हो, एफसीबीएस के स्टूडेंट्स हो, बहुत अच्छी बात बताई है मैम। बस हिम्मत नहीं हारनी एग्ज़ैक्टली, और करते जाना है। कोशिश करते हैं। कोशिश कर थोड़ा-थोड़ा करके हम करते रहें, कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला ज़रूर मंज़िल तक पहुँचा। बिल्कुल, अल्लाह मियाँ ज़रूर मदद बहुत रास्ते खोलते हैं अल्लाह और आज़माइश भी आती है। आज़माइशों में अगर आप सब्र करें ना तो यकीन अल्लाह आपको सुन यस, माशाल्लाह मैम, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी आपने जो बताई है। इनिशियली मैम प्रोग्राम के शुरू में हाँ। मैम कोई ऐसे आपके टीचर जिस तरह से आपने बताया, जिन्होंने आपके इस पूरे सफ़र के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करा हो आपको? कोई 1-2 टीचर आपके? मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा अगर टीचर्स की हम बात करते हैं तो टीचर हर लेवल पे होते हैं। स्कूल के अलग थे, कॉलेज के अलग थे। लेकिन ये कि हाँ, मैं प्रोफ़ेसर उमर साहब जो हमारे वीसी साहब हैं उनका ज़रूर ज़िक्र करूँगी। क्योंकि मैंने उनके साथ जॉइन किया था जब मैंने एफसीपीएस नया-नया अभी किया नहीं था और मेरे एफसीपीएस में 6 महीने रहते थे। नया तो 2-3 महीने रहते थे। मैंने जॉइन किया मेडिकल ऑफ़िसर के तौर पे। सर ने मुझे देखा, सर ने मुझे मैं इमरजेंसी में काम मेरा शुरू हुआ। लेकिन सर मुझे वार्ड में ले गए। और सर एक दिन खड़े होके सर ने मुझे देखा कि ये कैसे पेशेंट से बात कर रही है, देख कर नहीं मुझे आज भी याद है कि उन्होंने पूरा 1 घंटा खड़े होके मुझे देखा कि मैंने किस तरह राउंड करवाया थे। उसके बाद मैंने सर से छुट्टी माँगी और सर ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी दवा एफसीपीएस से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एफसीपीएस हो गया। उसके बाद से जितना जर्नी है मतलब ये कि मेरा एसआर से मेडिकल आईसीयू के इंचार्ज के तौर पे मैंने 3 साल काम किया। फिर उसके बाद मैंने डायबिटीज़ क्लिनिक स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह सर ने मुझे बहुत सपोर्ट की। फिर डायबिटीज़ सेंटर की तरफ हम गए। फिर एंडोक्रिनोलॉजी और डिपार्टमेंट की तरफ गए। हर लेवल पे सर ने मतलब मुझे नहीं याद कि मैं सर के पास कभी नहीं हूँ और सर ने मुझे मतलब ये कि सपोर्ट ना की। छोटे-छोटे मसलों के लिए भी हम उनके पास जाते। बच्चों की तरह जाके हम उनके आगे रो भी पड़ते और सर ने हमेशा हमारे सर पे हाथ रखा। तो आई थिंक वो एक लेजेंडरी शख्सियत है और मुझे हमेशा याद रहेगा कि मतलब उनका और दूसरा ये कि मैंने उनसे सीखा भी वो हमने उनको बहुत ऊपर जाते देखा। उनमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जो कि हमने लर्न की। तो माशाल्लाह उनकी पर्सनैलिटी बहुत इंस्पायरिंग माशाल्लाह, और आज ज़ाहिर है अपने टीचर्स को ही क्रेडिट देना इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ज़ाहिर है इंसान कभी नहीं भूलता जिन लोगों ने करियर के अंदर इतने ज़्यादा तवज्जो की हो और मेहनत की हो अपने स्टूडेंट्स। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं मैम, पर अब हम बात करते हैं कुछ माज़ी की यादें होगी, जिस तरह से प्रोग्राम को हमने रिवाइंड का नाम दिया है। सही है। तो मैम इस लोगों को देख के आपके ज़हन में कोई ऐसी बात? लोगों को देख के मेरे ज़हन में ना वो म्यूज़िक आ जाता है जिसमें इंतज़ार फरमाइए लिखा हुआ आता था जब आपकी ना पीटीवी की लाइट चली जाती थी। और फिर उसके बाद एक लोग आता था इंतज़ार फरमाइए और पीछे एक म्यूज़िक तो जाता रहता था।
इस लोगों को देख के याद आता है कि सुबह-सुबह 7 बजे कार्टून लगते थे। स्कूल जाने से पहले सिर्फ़ 10 मिनट के कार्टून होते थे, वो हम देखते थे। एक ड्रामा रात को 8 से 9 लगा करता था, जो कि हम अम्मी-अब्बू के साथ बैठ के देखा करते थे। और मैंने 1-2 दफ़ा पीटीवी पे 1-2 प्रोग्राम भी किए थे पलचपन में। वो हमारा एक तेलुगु इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, मेरे फ़ादर जो थे तेलुगु इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अच्छा। वो सीनियर मोस्ट पोस्ट थी उनकी। तो उन्होंने सैर करवाई बच्चों को, तो पीजीई वालों ने कहा कि दी हमें टीआईडी की सैर कराएँ। अब उस ज़माने में टेलीफ़ोन सारे वहीं बनते थे, तेलुगु इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान 90 में 80 टू 90s की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे सैर करवाया, तो वो प्रोग्राम मैंने किया। तो पीटीवी से तो बहुत यादें जुड़ी हैं। आज भी अगर मैं खबरें देखूँ ना, मैं पीटीवी की देखूँ ना, तो मैं बहुत रिलैक्स्ड होती हूँ। मगर दूसरा मीडिया देखूँ ना, तो बंदा कहता है कि हर वक़्त टेंशन है। हाँ, ऐसे ही है। ज़बरदस्त मैम। अच्छा मैम, हम बात करते हैं इस तस्वीर की मैम। कुछ ऐसे खेल, ज़ाहिर है मैम बचपन में इंसान बहुत सारे खेल खेलता है। क्या मैम आपने कभी बर्फ़ पानी खेला? बिल्कुल जी, बर्फ़ पानी बहुत खेला है, कज़िन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा हमारे जो स्कूल में होता था, हम राउंडर खेलते थे, जिसको आजकल की मेरा ख़्याल है कि आप वो कह लें बेसबॉल। उसमें हमारा बैट होता था, बॉल होती थी, हम फेंकते थे और हम एक राउंड लगाते थे। जैसे ये कि जो राउंड कर लेगा, आप जैसे क्रिकेट में होता है, आप रन लेते हैं। हमने राउंड लिया मैं। हमने बैट भी जो होता है, वो बेसबॉल वाला जो राउंडेड बैट होता था, उससे मारते थे और फिर राउंड लेते थे। एक राउंड अगर लगा लिया तो जीत गए। फिर हमारे टूर्नामेंट्स भी होते थे। इसके अलावा पिट्ठू गोलगरम बहुत खेला बचपन में। एक-दूसरे को मारना, क्रिकेट, हाँ, क्रिकेट थोड़ा बहुत खेला, तो वो हमारा इतना नहीं था इतना, और स्टॉपू तो बहुत खेला है। अच्छा। हाँ, वो तो बहुत खेला है, घर में, बाहर, हर जगह, स्कूल में। मतलब मैम फ़िज़िकल एक्टिविटी थी, अगर हम देखें आजकल जो हाँ, मैंने आपको बताया, मुझे नहीं याद कि बचपन में मैं कभी, जब तक कि मेरी हाँ पढ़ाई जब मैट्रिक और एफएससी की शुरू हो गई, तब बड़ी सख्त पढ़ाइयाँ थी, तब इतना टाइम नहीं मिलता था। उससे पहले 8th क्लास तक जो है ना, मुझे नहीं याद कि कभी हम घर बैठे हों ज़्यादा। तो शाम को ज़रूर हमारी कोई एक्टिविटी होती। मैम आज की जो हमारी जनरेशन है, क्या वो इन चीज़ों से बहुत दूर नहीं हो गई? आप क्या कहेंगी? बिल्कुल दूर हो गया, और मुझे ये लगता है कि शायद उनका ट्रस्ट भी इन चीज़ों में ख़त्म हो गया। हमारे पेरेंट्स भी इस वक़्त जो है, मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ ना, तो वो बात वही है कि आजकल के बच्चों को जब आप उनसे मीडिया दूर करते हैं, स्क्रीन टाइम लिमिट करते हैं ना, तो वो बच्चों के लिए बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन सी क्रिएट होती है, और पेरेंट्स का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। बच्चे रोएँगे, ज़िद करेंगे, आपको बुरा लगेगा कि ये हम पे नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन वो नाराज़गी आपको बेयर करनी है और आपको बच्चों को लेके जाना है। डिपेंड करता है कि आपके घर के पास क्या है। पार्क है, तो बच्चों का एक टाइम है। अभी भी मैं आपको बताऊँ कि मतलब हमारी गली में मेरे भतीजे माशाल्लाह जो हैं, वो भी अभी तक जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। बाहर जाते हैं, उनका टाइम है क्रिकेट खेलने का, और हमारे पास पार्क्स हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं, वो शाम को 1-2 घंटे के लिए बच्चों को भेजते हैं। बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे क्रिकेट, बैडमिंटन, लेकिन जो हमारी गेम्स थी शायद वो थोड़ी पुरानी हो गई हैं। मे बी गाँवों में बच्चियाँ अभी भी खेलती हों। लेकिन अब ज़्यादातर जो है ना, वो ये गेम ज़्यादा इन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो आउटडोर में आपको कुछ करना है बच्चों को। अच्छा मैम, ये कुछ वक़्त आपको याद है कभी आपने एसएसएआई से उर्दू की राइटिंग बहुत बुरी है, अच्छा। आज भी बहुत बुरी है, तो मेरे उर्दू में नंबर नहीं आते थे। तो मुझे ज़माना याद है जब मुझे किसी ने कहा था कि मेरे भाईजान ने कहा था, मेरे ब्रदर इन लॉ बड़े, कि तख्ती को ना, तख्ती से तुम्हारी राइटिंग इक्वल हो जाएगी। कुछ ऐसा मैंने लिखी, लेकिन हमारे ज़माने में पेन और पेंसिल आ गई थी, तो ये कम है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन इसको लिखने का एक अपना मज़ा सा होता है। एग्ज़ैक्टली मैम। ख़ास तौर पे उसकी निब और ख़ताती जो है ना, ये एक अपना टाइम था। जिन्होंने लिखी है उनकी राइटिंग बहुत अच्छा मैम, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम, अगर हम बात करते हैं बिफ़ोर शुगर, तो बिफ़ोर शुगर चीनी से पहले किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था? मैं आपको बताऊँ, चीनी, देखिए, चीनी हमेशा से इनवेरी थी हमारी लाइफ़ में। लेकिन हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी और इन उन चीज़ों की एक्सेस जो थी ना, वो लिमिटेड थी। बिस्किट हमारे ज़माने में भी थे, मिठाइयाँ हमारे ज़माने में भी थी, केक्स हमारे ज़माने में भी थे, लेकिन ना तो हमारे पास इतनी चॉइसेस थी। और दूसरा, ये चीज़ें जो थी ना, हमारे से अगर दुकान है हमारे घर के से, तो वो हमारे घर से कोई आधा घंटा दूर है, शॉप तब जो सेंटर है आपका, टाउन सेंटर, वहाँ पे हमने चलते जाना है, जो चीज़ लेके आनी है वो चलते ही लेके वापस आनी है। हमें गाड़ी का तो कॉन्सेप्ट हमारे पास इतना नहीं था, लॉन्ग ट्रैवलिंग में गाड़ी आती थी, घर में तो कोई गाड़ी नहीं इस्तेमाल करता था। और फिर ये कि समोसे पकोड़े तब भी होते थे, खाने हैं तो आपने जाके खाने हैं, पैदल जाना है, पैदल ही वापस आना है। तो ये डिफ़रेंस जो था ना, इसने डिफ़रेंस क्रिएट किया है ये। और दूसरा, अब चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके घर के पास, मतलब हमारे
टाउन सेंटर में 3-4 तो बेकरीज़ हैं। उसके साथ में आइसक्रीम्स की शॉप्स भी 2-3 हैं। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, ऊपर से मैं तो हार्डली देखा है कि कभी कोई फैमिली बच्चों के पैदल चला के लेकर आ गई हो टाउन सेंटर में। दे आर ऑलवेज़ इन देयर कार्स। यस। डाउन है, जाते रहो, कार नहीं है तो मोटर बाइक है। हाँ, मतलब मैम फिज़िकल एक्टिविटी यहाँ पर भी बिल्कुल हमारी ज़ीरो हो गई। बच्चे जो हमारे डोर स्टेप पे उतर रहे हैं स्कूल के, आप बता रही हैं कि आधा-आधा घंटा पैदल चलते थे। बिल्कुल हम वॉक और मुझे नहीं याद कि कभी मैं थकी हूँ उस वॉक से। मुझे आज भी याद है कि मैं जाती थी और वापस आती थी और स्कूल का बैग उसी के साथ उठाया होता था और थकने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस में। हालाँकि मैं बीइंग अ गर्ल मैं आपको कह कि मैं वॉक करके आती थी, 15 मिनट की मेरी वॉक होती थी। ज़ाहिर है मैम शुरू से एक हैबिट थी ना, मतलब लाइक स्कूल से आप देखें तो। फिर आप बताती हैं हॉस्टल के अंदर आपकी ये जो मतलब मेडिकल बिल्कुल। जो आपकी एजुकेशन गुज़री वो क हॉस्टल के अंदर। इट्स नॉट अ ईज़ी थिंग ना मैम, जो बच्चे सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। ज़ाहिर है बड़ा डिफरेंट होता है और मैम आपकी सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो ये बड़ा आप बेहतर जानती हैं इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो है फूड डिलीवरीज़ एट होम यस। एक बहुत बहुत ही मतलब ये कि ईज़ी एक्सेस हो गई है हर तरह के बुरे खाने के लिए। वे आपके फ़ास्ट फूड्स हैं, आपके मतलब ये कि एक जैसे भी मसालों से बने हुए फूड्स हैं। तो ये चीज़ें पहले होती थी प्लान करके होती थी और वन्स इन अ ब्लू मून होती थी। कब कब मुझे नहीं याद कि महीनों में भी कभी बाहर का खाना खाया जाता। ऐसे ही है मैम। वो और बाहर के खाने को तो जो हमारी जो मुझे याद है कि हमारे वालिदैन हमारा जो मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो बाहर का खाना पसंद ही नहीं आता। जी मैम। कहते बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं है। हेल्दी फूड नहीं है। हाँ, तो हार्डली कभी होता था, बहुत कम होता। ठीक है मैम। और मैम आज जो आपके पास मरीज़ आते हैं, क्या उनके जो है मतलब जंक फूड का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा है? देखिए, मैं जो मेन चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि हमारे प्रॉब्लम मेन हमारे फूड में जो आ रही है वो 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा आ रही है। हमारा इंटेक आटे और मैदे का बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। और आटे में मैं बात करूँगी कि ठीक है, हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि हमें थोड़ा-सा कार्ब चाहिए, जो आटे की सूरत में हम ज़्यादा लेते हैं। हमारी स्टेपल डाइट रोटी है। तो आटा जो है होल ग्रेन आटा, जो जैसे होल व्हीट आटा होता है, उसके मुकाबले में हमारी जो पॉपुलेशन है वो रिफाइंड आटा बहुत ज़्यादा खा रही है, व्हाइट आटा ही खा रही है। नंबर 1 नंबर 2 हम मैदे से बनी हुई हर चीज़ को समझते हैं कि वो अच्छी चीज़ है। हुँ। उसमें आपके बिस्किट्स हैं, रस हैं, बेकरी की तमाम चीज़ें। ये 2 मेन इंग्रीडिएंट्स हैं जो कि आपकी लाइफ़ में जो कि मेजर हमारी लाइफ़ में चेंज ला रहे हैं एग्ज़ैक्टली। और लोगों को एहसास नहीं हो रहा। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं मतलब तंदूर की रोटियाँ तमाम आपके सफ़ेद आटे से बनती हैं। तो देयर शुड बी अ नेशनल कैम्पेन टू चेंज आटा चेंज हो तंदूर का। ताकि जो हमारे मज़दूर लोग हैं, जिनमें हमारा डायबिटी कमेटी गाने लिखे हैं, उनको होल व्हीट आटा दे सकें। उनको आपको ग्रेन वाला आटा हो, जिससे आपकी शुगर ना बढ़े। और ये अवेयरनेस देने में बड़ा टाइम लगेगा। ना तो तंदूरों तंदूरों का आटा चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है मैम। जिन लोग ठीक है, लोग ईज़ी चाहते हैं, कुछ लोग नहीं घर में रोटी पका सकते, गैस नहीं है, कुछ है, लेकिन आटा जो है ना, वो मेन चीज़ है, वो चेंज होना चाहिए। और मैदे से बनी हुई चीज़ों का इंटेक जो है ना, वो रूटीन का हिस्सा नहीं होना इतना ही है। कि जी खाना नहीं है तो बिस्किट रोज़ 1 बिस्किट हम खा रहे हैं जी चाय के साथ। कोई बात ही नहीं है मैम। तो ये रूटीन है ना, बिल्कुल। ये चीज़ें रूटीन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। वन्स इन अ व्हाइल कभी हो जाए तो हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारी फिज़िकल एक्टिविटी अब वो नहीं है, जो हम पहले थे। और ये चीज़ मैम हमारे बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाइल्डहुड ओबेसिटी देखें आप। इसलिए कि हम वही बात है, हम वो खाए का दवाई दे रहे हैं उन्हें। जी। उसमें मैंने आपको बता रही है रिफाइंड आटा और मैदा, ये 2 चीज़ें जो इनसे जो भी कुछ बन रही, वो हमारे लिए बहुत अनकॉन्शियस है मैम फॉर हेल्थ। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने। मैम हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। मैम कोई ऐसा आपका फ़ेवरेट गेम क्या था? बचपन में तो हम राउंड रॉक खेलते थे, ठीक है। स्टॉपू खेलते थे। और ये एक्टिविटी ऐसी थी जो आप 1-2 लोग भी खेल और स्कूल्स में राउंड रखा, घरों में स्टॉपू खेलते थे। गुड़िया के साथ बहुत खेला मैंने, मेरी 3-4 गुड़िया होती थी। अच्छा फिर हम एक दफ़ा हम फ्रेंड्स के साथ मिलके हम शो करते थे कि जी हम खाना बना रहे हैं बट हम शो कर रहे हैं, टीवी का शो कर रहे हैं। वो पत्ते लेके उनको भूनना और उनको करना कि जी हम ऐसे डाल रहे हैं, वैसे डाल रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते थे और अब हैरत होती है कि हाँ, हम ये सब कुछ करते थे। हॉर्स राइडिंग मेरे एक फ्रेंड मेरे अब्बू के दोस्त थे बड़े अच्छे, उन्होंने घर में घोड़ा रखा हुआ था। घोड़ी थी, उसका नाम जूली था। तो हम उस पे राइडिंग करते थे, वो मुझे आज भी याद आता है। तो समथिंग के पहले ही करके आज भी मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ कि मेरा हॉर्स राइडिंग करने को दिल करता है। मेरा दिल करता है समहाउ आई लाइक इट पता नहीं। ज़ाहिर है मैम एक अच्छी यादें होती हैं इंसान की। कभी न कभी इंसान चाहता है ये इस हेक्टिक मतलब इस कैजुअल से निकले और थोड़ा-सा माज़ी में जाए इंसान। बिल्कुल। मैम कोई गेम अगर आज खेलना हो तो आपकी क्या विश होती है? मैं अगर आपको अगर मौका मिले टाइम पास होने का 20 साल पीछे जाने का।
असल में अब जो भागने लौटने वाली गेम्स हैं वो तो नहीं होती हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने भतीजों के साथ कभी हम लूडो खेलते हैं, कभी हम ओनो खेलते हैं, कभी हम कार्ड्स की गेम्स खेलते हैं। तो ये इंडोर है कि मतलब ये कि ये चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगती हैं, रिलैक्सिंग होती है। एग्ज़ैक्टली मैम। मैम हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन मैम मैं आपसे करूँगा। लाइक मैम अगर आपको कुछ मीठा खाने का दिल करे, तो मैम आपको इन दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? मैं तो ये दोनों नहीं खाती। अच्छा। वो तभी के दा हाँ, अगर कभी मुझे मीठा खाना पड़े तो मुझे पुडिंग ज़्यादा पसंद जो कि दही और दूध से बनती है। बाकी जो है ना मीठा में ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं है। अच्छा मैम क्वालिटी मैटर करती है या क्वांटिटी मैटर करती है? अगर कुछ इंसान मीठे का इंटेक भी कर रहे हैं क्वांटिटी क्वांटिटी इज़ इम्पोर्टेंट। क्वांटिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं क्योंकि मैं आपको सच्ची बताऊँ मैंने लोगों को देखा है गुलाब जामुन खाते हुए कटे-हुए 3 गुलाब जामुन खा लेंगे। उसके बाद आपकी शुगर जिस तरह पीक करेगी ना वो है। मतलब आपने ये सोच के खाना है कि आपने थोड़ा खाना है और सारी ज़िंदगी खाना है। एग्ज़ैक्टली। तो मैं अगर अगर आप थोड़ा खाएँगे तो फिर दूसरा ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात नहीं है। ये हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैम। तो इसको हमें बस ये मेंटालिटी रखना है, ठीक तभी है मैम। चलेगा। हाँ, बिल्कुल सही मैम। यानी ये मायाना रवि के साथ इंसान जो भी खाए वो थोड़ा-सा बैलेंस करके खाए, थोड़ा खाएँ, हर चीज़ थोड़ी है। थोड़ी खाए। ख़ास तौर पे ये जो पेट ना भरने में ये जी, 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 जी। ठीक है मैम। मैडम जिस तरह आपने बताया मीठे के अंदर क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है और बैलेंस डाइट जो है वो खाएँ, हर चीज़ खाएँ लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में खाएँ, ज़्यादा ना खाएँ। मैम मैं पूछना चाहूँगा अगर आप शोबा तिब से ताल्लुक नहीं होता, आपने अगर एमबीबीएस, एफसीबीएस नहीं करा होता, तो इन दोनों प्रोफ़ेशन में से मैम आप किसको चूज़ करते या आप क्या प्रोफ़ेशन की होती है? आज आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मीडिया क्रिकेट तो है नहीं, हाँ, मे बी कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट से हाँ, कोई ऑफ़िस जॉब। ऑफ़िस जॉब करें। ठीक है। अच्छा मैम जो ज़्यादतीज़ है, क्या उसके जो वजूहात हैं, वो क्या हैं मैम? मतलब जो हम लाइफ़स्टाइल को अपने खो बैठे हैं माज़ी के, जिस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। मैम क्या ये एक लाइफ़स्टाइल की वज़ह से ज़्यादतीज़ बढ़ रही है या फिर मैम जो हमारी जेनेटिकल डायबिटीज़ है, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है? टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रही है। मैम इसकी जो मेन वज़ह है, अगर मेन कॉज़ को हम देखते हैं, तो मैम क्या आप बताएँगी? देखिए इसमें बिल्कुल अभी हमने काफ़ी सारी बातें की हैं। जैसे हमने कहा था हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी वर्क कम होगी, डोर टू डोर आपकी फूड अवेलेबिलिटी हो गई, चॉइसेस आपकी चेंज हो गई और बच्चों में जो है एक्टिविटी कम हो गई और सबसे बड़ी बात है ये बड़ों में भी हो रही थी स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारी लाइफ जो है ना मतलब मैं ये कहूँगी कि अर्बन और रूरल में तो बड़ा फ़र्क आ गया ऐसा है। हालाँकि हमें वहाँ भी लाइफ भी मिलती है लेकिन वहाँ पे आपकी दौड़ नहीं है। तो शायद मुझे मैं वही देखती हूँ कि हमारे यहाँ पे सबसे कम इंसिडेंस हमारे सूबों में ना केपीटीए में है डायबिटिक्स का। बलूचिस्तान में उसके बाद है और उसके बाद फिर सिंध और पंजाब है। ऐसा क्या है हमारे इन 3 सूबों में जो वहाँ नहीं है? जो मुझे लगता है कि वहाँ की लाइफ जो है बड़ी सिंपल है। नेचुरल लाइफ़। उनके ना हाँ और उनके टारगेट्स लाइफ के ना बड़े कम है कम है। इतना ज़्यादा टफ टारगेट्स नहीं है। हाई अचीवर्स होना पढ़ाइयों में भी और जॉब्स में भी वो तो शायद वो स्ट्रेस कम है। दूसरा वहाँ पे शायद अभी भी लोग वॉक करते हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं उनकी कम्युनिटी अभी भी वॉक करती है। आपको नज़र आएगा कि वो मैनुअल वर्कर्स हैं। तो डिफरेंस है। मैम क्या इसकी ये वजह भी है कि शायद वो नेचुरल डाइट पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस्ड? ज़्यादा है कि या वो प्रोटीन इंटेक उनका मीट की सूरत में ज़्यादा है। वो रोटी कम खाते हैं, वो प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। तो ये ओकावा वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो देयर इज़ समथिंग डिफरेंट गोइंग ऑन देयर जो कि हमारे बाकी सूबों से डिफरेंट। एग्ज़ैक्टली मैम। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है मैम। मेरे लिए भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव है कि केपी के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर 3 प्रोविंस। ठीक है मैम। अच्छा मैम, इन द लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ क्वेश्चन मैम इस तस्वीर को देख के आपके ज़हन में कुछ याद आता है कि आपने ये वाला टीवी, रेडियो का कभी इस्तेमाल करा? इस्तेमाल ये वाला रेडियो हमारे यहाँ एक छोटा-सा हमारा रूम था, गेस्ट रूम था हमारा, वहाँ पड़ा होता था। सॉरी अभी भी हम कहते हैं कि वो मम्मी आपने क्यों दे दिया क्योंकि वो एक एंटीक था। तो वो चलाया नहीं लेकिन हमने इसको देखा पर। टीवी जो है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होता था लेकिन हमने ब्लैक एंड व्हाइट क्योंकि मेरे अब्बू ब्लैक एंड व्हाइट उस ज़माने के उन्होंने चीज़ें कभी-कभी वो ब्लैक एंड व्हाइट गाने भी सुनते थे, कभी-कभी वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी प्रोग्राम्स भी देखते थे। मुझे प्रोग्राम्स आज भी याद है जो हम ब्लैक एंड व्हाइट हमने रिकॉर्ड किए ज़ेज़ प्रतेश, अंकल उत्ती 1-2 और ड्रामे अंकल सरगम। ना अंकल सरगम कलर्ड थे। करेक्ट। जो अंकल उड़ती है ना ये बहुत पुराना है शकीब का ड्रामा। तो शकील साहब का ड्रामा को ये मुझे आज भी याद है हमने रिकॉर्ड भी किए थे। और हमारे ज़माने में टीवी के रिमोट जो होते थे ना वो तारों वाले होते थे, वायरलेस रिमोट नहीं थे।
और तारों वाला रिमोट भी बड़ा ही लग्ज़री होता था, जाके खुद पास से जाके चेंज करना था। आप सोचिए ज़रा अब घर में एक्टिविटी है कि जी उठ के चैनल चेंज करना है, टीवी ऑफ करना है, टीवी ऑन करना है। फिर वीसीआर आया, अगर मूवी कोई देख रही है तो वो भी जाके उठ के ऑन करना है, ऑफ करना है। ये घर के अंदर भी बहुत एक्टिविटीज़ होती थी। रिमोट से अब तो रिमोट से पंखे भी अब रिमोट कंट्रोल हर चीज़ में। तो ये चीज़ें नहीं होती थी कम। घर के अंदर भी खाना जब वो लगना है, तो ये टेबल उठा के लानी है, बर्तन लगाने हैं और फिर टेबल उठा के वापस रखनी है। देयर वर सो मेनी एक्टिविटीज़ इनसाइड द होम एज़ और मैम बहुत कुछ खो चुके हैं हम नाज़िम के साथ, अगर आज को कंपेयर करें और बड़ी सिंपल-सिंपल चीज़ें जिस तरह से मैम आप बता रही हैं और बड़ी अच्छी बातें बता रही हैं, ज़ाहिर है रिमोट जो था वो वायर के साथ कनेक्टेड था और मैम एंटीना होता था आई थिंक उससे बिल्कुल। डिश वगैरह हिलाते थे तो सिग्नल्स तो मुझे याद है जब मैं 6th क्लास में थी तब आई थी। उससे पहले तो हमारे पास पीटीवी होता था बस। फिर नाम एसपीएन आया, थोड़ी बहुत मूवीज़ उस ड्रामे उसमें लगने शुरू हुए। लेकिन जो हमारा बचपन था, वो पीटीवी के साथ था। टोटली मैम। टोटली पीटी ठीक है मैम। मैम इस तरीके के आपने ये जो नोट है माज़ी के ज़ाहिर है वहाँ कभी आपने ₹2 का नोट देखा रुपया, ₹2, ₹5, ₹10 वो उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ होते थे। और इवन 50 ₹50 का पैसा जो होता था, 50 पैसा जो ₹50 का सिक्का 60 नहीं रहते 60 आने हाँ, 60 आने और एक और भी होता था। 4 आने 4 ऐसे हाँ, उस पे मुझे आज ही याद है कि हमारे घर के पास एक शॉप्स जो थी जहाँ हम जाते थे, वहाँ 4 आने 8 आने की कहानियों की किताब मिलती होती थी। जो हमारे खुद लिखते थे छोटा घर लोकल ऑथर्स की छोटी-सी बुक होती थी। टार्ज़न की कहानियाँ, उमरो यार की कहानियाँ बहुत पढ़ी मैंने। इश्तियाक अहमद के सारे नॉवेल हमने पढ़े। इमरान सीरीज़ पढ़ी हमने। तो आजकल के बच्चे जो हैं वो सीरीज़ में उनकी सीरीज़ ज़रा मतलब और तरह की है। हमने अपने ऑथर्स को पढ़ा है। हमारे जो ऑथर्स थे और तालीम और तरबियत बहुत पढ़ा मैंने। नौनिहार मैंने कम पढ़ा। इन ऑथर्स की जो बुक्स हैं ना जो अभी भी हैं, इनमें मैं आपको ये कहूँगी कि हमने एथिक्स को सीखा, हमने इंसानियत को सीखा, हमने हमदर्दी को सीखा, हमने मोहब्बत करना सीखा। और जिन लोगों ने अब जो चीज़ें आ रही हैं, उन किताबों में ये बातें नहीं हैं। नहीं है ज़रा हमने देखा कि फैमिली में रहना क्या होता है। ये इन इन किताबों से हमने ये लर्न किया कि बहन-भाइयों का क्या रिश्ता होता है, माँ-बाप का क्या रिश्ता होता है और अगर आप रहमदिली करते हैं, तो अल्लाह आपको रिवॉर्ड करता है। कि तालीम और तरबियत इन किताबों में ये सारी कहानियाँ होती थी। बताता था कि जी रिवॉर्ड मिलता है आपको अगर आप अच्छा काम करें, अच्छा सलूक करें, तो आपको अल्लाह रिवॉर्ड देगा। नेक नीयत रहेंगे तो अल्लाह आपका रास्ता आसान करेगा। तो अब लाइफ को इतना प्रैक्टिकल कर दिया गया है कि इन चीज़ों से जो बच्चों का जो बिहेवियर है वो एस्पेक्ट्स इन चीज़ों से हट गए हैं। बहुत दूर चले गए। बिल्कुल, अब प्रैक्टिकैलिटी बहुत है जी, मेहनत करें, पढ़ें और वो जो चीज़ है ना कि आउट ऑफ एज आती किसी की हेल्प करें या अपने काम को बेहतर तरीके से करें, ये चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो गई हैं। मतलब हमारे यहाँ पे अब वो एथिकल वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि अब हमारी उन चीज़ों को पढ़ा ही नहीं जाता। एग्ज़ैक्टली मैम। मैम बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मतलब बचपन से ही पढ़ने का शौक और फिर इस तरीके के ज़ाहिर है जो लोकल ऑथर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बता रहे होते हैं, शायद हम उनको इतनी तरजीह नहीं देते। ऐसे ही है। लेकिन माशाल्लाह मैम वंडरफुल मैसेज। मैम इन द लास्ट मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि 2 सवाल। मैम जो ज़्यादतीज़ का मेन असर है, क्या वो दिल पर ज़्यादा होता है या किडनी पर? आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए अफ़ेक्ट तो दोनों ऑर्गन्स हो सकते हैं लेकिन जो एक बात ये है कि दिल का इलाज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा चुका है। इसमें देखिए नाड़ों को खोला जाता है, नई नाड़ें लगा दी जाती हैं, ड्रग्स दे दी जाती हैं और हमें जो आपका दिल कमज़ोर हुआ था वो 2-3 सालों के अंदर अपनी पावर दोबारा गेन कर लेता है काफ़ी हद तक। लेकिन किडनी में अभी हमने कोई ऐसी एडवांसमेंट नहीं नहीं जिसमें ये हो कि आपको किडनी नहीं लगानी पड़े वो और बात है। लेकिन ये कि किडनी का फेलियर एक दफ़ा अगर जब प्रोग्रेस कर जाता है, दवाइयाँ अब आई हैं कुछ जो कि मतलब मैं ये कहूँगी कि बहुत हेल्पफुल है। मुझे याद है कि मेरी ट्रेनिंग के ज़माने में सिर्फ़ 2 दवाइयाँ और इंसुलिन होती थी। पिछले 5 सालों में मेरे हमने बहुत कुछ देखा। बहुत इनोवेशन आई डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट पे, इंजेक्शंस भी आए, ड्रग्स भी आई और हमने देखा कि इन ड्रग्स से हमारी जो किडनी फेलियर की जो फ्रीक्वेंसी है और सेवेरिटी है उसमें काफ़ी कमी आई। काफ़ी एडवांसमेंट मैम बहुत तेज़ी से आ रहा है। हाँ, लेकिन वो जो एक होता है ना कि आपको एक बहुत सही ड्रग मिल जाए कि जिससे रिवर्सल मिल जाए वो अभी उनके इट्स लैकिंग वो नहीं। मैम उसके अंदर लाइफ़स्टाइल का भी तो कहीं न कहीं रोल होगा ना? लाइफ़स्टाइल जी आप डायबिटीज़ कंट्रोल करें, बीपी कंट्रोल करें तो आपका डेडलाइन स्लो हो जाएगा। आपका विदिन टारगेट रेंजेस रहेंगी अगर आपका बीपी और शुगर जो हम टारगेट लगाते हैं
तो फिर डिफाइन स्लो। ठीक है मैम। मैम सॉफ्ट ड्रिंक की अगर हम बात करते हैं, अगर सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करना हो हमारी आज की जनरेशन, तो मैम वो कौन से सॉफ्ट ड्रिंक्स बेहतर हो सकती हैं? मैं तो जी गर्मियों में मैं जो बताती हूँ वो तो यही है कि थी लस्सी पी। थोड़ा मीठा लेना चाह रहे हैं तो आप उसमें स्टिविया पाउडर ऐड कर, ठीक है? लेकिन उसके अलावा आप नींबू पानी जो है उसमें भी आप हल्का-सा सॉल्ट ऐड करें, मिंट ऐड करें या फिर आप स्टिविया पाउडर ऐड करें। वो आपके लिए बड़ी अच्छी ड्रिंक है। हाँ, अगर आपने कोला ड्रिंक लेनी है तो उसमें जो है प्रेफ़रेबल ये है कि आप क्लब सोडा यूज़ करें। क्लब सोडा जो है वो अब स्पार्कलिंग वाटर जिसको कहते हैं, वो बड़े आराम से अब मिल जाता है, हमारे लोकली भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। उसका ये है कि उसमें आप सॉल्ट ऐड करें, हल्का-सा आप लीमू ऐड कर दें, बेशक उसमें हल्का-सा जीरा ऐड करने से फ्यूज़ क्लब सोडा बन जाता है। वो आपको हाज़मा नहीं देगा, वो आपकी ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक है और उसमें ज़ीरो शुगर है। उसकी निस्बत अगर आप फ़िज़ी ड्रिंक्स पे जाते हैं, आप मिल्क शेक्स पे जाते हैं, आप स्मूदीज़ पे जाते हैं, दे आर वेरी रिच इन शुगर्स एंड दे आर वेरी हाई इन कैलोरीज़। लिक्विड शुगर जो है ना वो आपके जिस्म में जाके स्टोर होती है, सारा लिवर पे जाके बैठेगी और फिर लिवर से पे आपकी इंसुलिन असर नहीं करेगी। जब इंसुलिन असर नहीं करेगी तो फिर आप प्री डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ में तो हो जाएँगे। ठीक है मैम, आपने बहुत अच्छा मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए कन्वे किया और हमने कोशिश करी कि इस कैंपेन के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, रिवाइंड के अंदर, मैम हम अपनी तमाम ही बातों को कवर करें, लाइक अपनी चाइल्डहुड मेमोरी से लेके, जिस तरह से मैम आपसे पूछा कि आपकी चाइल्डहुड मेमोरी, आपने बहुत अच्छे से और बहुत नई-नई बातें बताई। शायद मैम उन चीज़ों से बहुत दूर चली गई ज़िंदगी और हमें टाइम नहीं मिलता अपनी ज़ाहिर है मैम, रोज़ाना की लाइफ़ से, अपने स्केड्यूल्स के मुताबिक और मैम आप लोगों का जो शोबे तिब से ताल्लुक है, तो ज़ाहिर है मैम सुबह से रात तक मरीज़ों को देखना एंड देन फिर उन चीज़ों को याद करना या उसमें दोबारा चले जाना। और मैम आपका ये मैसेज उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा थैंक यू। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। वो शुक्रिया। फिर से एक मुलाकात होती है आपसे नए प्रोग्राम के साथ। मैं बेहद मशहूर हूँ हमारी आज की जो मेहमान हैं, डॉक्टर बदिया नज़र का। वेल आई एम वेरी थैंकफुल।